हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने अपनी इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था वो था ऑन बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। तो जो पहले पार्ट अपलोड हुआ था वो पार्ट 1 था, अब ये पार्ट 2 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो बैंकिंग चैप्टर है इसकी जो वीडियो है वो कई सारे पार्ट्स में आएंगी, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है और कई सारे हमें इसमें टर्म करना है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे नेशनलाइज्ड बैंक से। कल हमने क्या देखा था, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग देखा था, आरबीआई देखा था और उसके कुछ फंक्शंस वगैरह हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात की थी। आज हम बात करेंगे कैसे नेशनलाइज्ड बैंक, जो बैंक्स नेशनलाइज हुई हैं उनके बारे में। जैसे कि हम देखें कि पहले बैंक्स क्या हुआ करती थी, प्राइवेट बैंक्स हुआ करती थी। तो प्राइवेट बैंक्स की कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए ही उन्हें नेशनलाइज किया गया था। फर्स्ट जो प्रॉब्लम थी वो था रीच टू अपर क्लास ओनली। जो ये प्राइवेट बैंक थी ये सिर्फ अपर क्लास लोगों के लिए थी, क्योंकि हाई इंटरेस्ट रेट्स हुआ करता था जो कि गरीब लोग, किसान लोग नहीं पे कर सकते थे। सिर्फ जो अपर क्लास के लोग हैं जो लोन लेते थे, ज़मींदार वगैरह, वही इसे पे करते थे। तो ये एक प्रॉब्लम था। सेकंड हम देखें कि मोस्टली अर्बन एरियाज़ में था, शहर में था। जो रूरल गांव वगैरह हैं वहाँ ये बैंक्स नहीं ओपन होती थी, क्योंकि उन्हें उतना प्रॉफिट होता ही नहीं था वहाँ पे। नेक्स्ट हम देखें जो फ्रॉड एक्टिविटीज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि इनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं था, कोई लॉ नहीं था, प्राइवेट था, अपनी मर्ज़ी से काम करते थे इसलिए। फिर नेक्स्ट हम देखें 1969 में 14 बैंक्स को कब क्या कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया। 14 बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। बैंक विथ मिनिमम डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़, उन बैंक्स को जिनका मिनिमम डिपॉजिट कितना है, 50 करोड़ का। फिर नेक्स्ट हम देखें 1918 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया जिनका मिनिमम डिपॉजिट हो 200 करोड़। मिनिमम डिपॉजिट 200 करोड़। पहला 1969 में जिसका 50 करोड़ डिपॉजिट होगा, नेक्स्ट जिसका 200 करोड़ डिपॉजिट होगा। पहले क्या थी, प्राइवेट बैंक, अब इसको नेशनलाइज कर दिया तो ये क्या बन गई, पब्लिक सेक्टर बैंक। टोटल हम देखें कि 20 नेशनलाइज बैंक होना चाहिए, क्योंकि पहला क्या है 14 और 6, तो ये दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 20 नेशनलाइज बैंक होना चाहिए। लेकिन हम देखें कि जो न्यू बैंक ऑफ इंडिया है 1993, उसको मर्ज कर दिया गया पीएनबी के साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। तो जो टोटल नेशनलाइज बैंक है वो 19 है। फिर हम देखें एसबीआई जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, नेशनलाइज बैंक नहीं है। ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लगता है सबको कि एसबीआई पब्लिक सेक्टर बैंक है तो वो नेशनलाइज हुई होगी, बट वो नेशनलाइज नहीं हुई है क्योंकि वो एसबीआई एक्ट से पास हुई है। वो पब्लिक सेक्टर बैंक है बट नॉट अ नेशनलाइज बैंक, वो नेशनलाइज बैंक नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स। अब बैंक्स का क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं। बैंक्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जा सकता है, फर्स्ट शेड्यूल्ड बैंक एंड सेकेंड नॉन शेड्यूल बैंक्स। शेड्यूल बैंक्स वो बैंक हो सकती है जो सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर रजिस्टर्ड हो। सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में जो बैंक रजिस्टर्ड होती हैं उन्हें हम कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक्स, और नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स रजिस्टर्ड नहीं होती हैं। ये जो शेड्यूल्ड बैंक्स होती है वो रजिस्टर्ड होती हैं तो आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं। जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है आरबीआई उनको फॉलो करना पड़ता है इन्हें। लेकिन जो नॉन शेड्यूल बैंक्स है वो ओपन होती है और क्लोज होती है एवरी डे, मतलब रोज़ का खुलना है और रोज़ का बंद होना है इन बैंक का। नेक्स्ट हम देखें गेट मॉनेटरी सपोर्ट फ्रॉम आरबीआई। इन बैंक्स को मॉनेटरी सपोर्ट देता है आरबीआई, और आरबीआई इन बैंक्स की कोई गारंटी नहीं लेता, क्योंकि वो रोज़ बंद होंगी रोज़ खुलेंगी, तो आरबीआई इसकी गारंटी कैसे ले सकता है, तो आरबीआई इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। फर्स्ट हमने देखा शेड्यूल बैंक्स। तो हम शेड्यूल बैंक्स के भी कुछ सब टाइप्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं। शेड्यूल बैंक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कमर्शियल बैंक, दूसरा रीजनल बैंक, थर्ड कोऑपरेटिव बैंक। 3 टाइप्स के होते हैं। कमर्शियल बैंक की बात करें तो इसके 2 टाइप है, पहला पब्लिक सेक्टर बैंक और दूसरा प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हम कुछ एग्जांपल देखें जैसे एसबीआई,
या फिर नेशनलाइज बैंक। अभी मैंने ऊपर बताया था कि SBI नेशनलाइज बैंक नहीं है बट पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसलिए हम इन दोनों के अलग अलग टाइप्स ले सकते हैं, एक SBI और एक जो बैंक नेशनलाइज है वो पब्लिक सेक्टर बैंक। फिर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उसके भी दो पार्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक। जो इंडियन बैंक है जैसे कि एग्ज़ाम्पल ICIC, और जो ICICI, और जो फॉरेन बैंक है उसका HDFC। नेक्स्ट हम देखते हैं रीजनल रूरल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स, ये क्या है। फिर हम बात करें रीजनल रूरल बैंक की, तो ये मोस्टली सेटअप पार्ट ऑफ कंट्री ऑल्सो, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है रीजनल रूरल बैंक, ये उस रीजन के हिसाब से बनाया गया है। रूरल रीजन जो होता है उनके लिए बनाया गया है, सेटअप इन रूरल पार्ट ऑफ कंट्री ऑल्सो। इनकी जो ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये होता है कि एग्रीकल्चर फार्मर्स जो है उनको लोन प्रोवाइड करना, और उनको कोई स्मॉल बिजनेस वगैरह कुछ ओपन करना है तो उनके लिए लोन प्रोवाइड करना है ना रूरल एरिया। बट हम नाउ देखें तो नाउ दे कैन गिव लोन टू कमर्शियल ऑल्सो, तो अभी हम देखें तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए भी लोन्स देने लगी हैं। इसको स्पॉन्सर्ड कौन करता है, पब्लिक सेक्टर बैंक इनको स्पॉन्सर्ड करती है। 50% जो इसका 50% कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। ये रीजनल रूरल बैंक के लिए 35% बैंक्स खुद देती हैं, और 15% जो स्टेट गवर्नमेंट है, जिस स्टेट में वो रूरल एरिया है वो गवर्नमेंट 15% देगी। ओपन इन 1975, जैसे कि ये रीजनल रूरल बैंक है ये 1975 में ओपन हुआ, लेकिन जो एक्ट था वो 1976 के अंदर आया। नेक्स्ट हम देखें कोऑपरेटिव बैंक, तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होती है, ये म्यूचुअल कॉपरेशन पे बेस्ड होती है, म्यूचुअल कॉपरेशन पे बेस्ड होती है एंड वर्क्स करती है ऑन नो प्रॉफिट। इसका कोई प्रमोटिव नहीं होता है, सिर्फ म्यूचुअल कॉपरेशन पे बेस करती है, इसलिए इसका नाम है कोऑपरेटिव बैंक। नेक्स्ट हम देखें तो कोऑपरेटिव बैंक के भी दो टाइप्स होते हैं, पहला स्टेट कोऑपरेटिव, दूसरा अर्बन कोऑपरेटिव। स्टेट कोऑपरेटिव की बात करें तो वो बैंक्स जो रजिस्टर्ड है अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, वो बैंक्स जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इसके अंदर क्या है, रजिस्टर्ड है और ऑपरेट इन पर्टिकुलर स्टेट ओनली, और जिस स्टेट से वो क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड है उसी से वो ऑपरेट कर सकेंगे अपने फंक्शंस को, पर्टिकुलर स्टेट में, दूसरे स्टेट में नहीं कर सकती। अर्बन कोऑपरेटिव की बात करें तो ये रजिस्टर्ड होती है अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट, ये कई से ज़्यादा स्टेट में वर्क कर सकती हैं, कैन ऑपरेट मोर देन इन वन स्टेट, एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट में। अब हम देखें स्टेट कोऑपरेटिव के भी दो लेवल्स होते हैं, एक तो डिस्ट्रिक्ट, एक विलेज। डिस्ट्रिक्ट का एग्जांपल देखते हैं तो उसको बोलते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव, एंड विलेज का एग्जांपल देखें तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ वगैरह बनाई गई जिसे हम बोलते हैं PACs। एक नोट है जैसे कि स्टेट कॉर्पोरेशन हैव डुअल रेगुलेशन, जो स्टेट कॉर्पोरेशन है उसका डुअल रेगुलेशन होता है, एक तो क्या करता है बैंकिंग बाय RBI, जो बैंकिंग के फंक्शंस होते हैं उनको कौन कंट्रोल करता है, RBI, और जो मैनेजमेंट होता है बाय स्टेट्स, जो मैनेजमेंट कौन करेगा, स्टेट्स, जैसे कि ब्रांचेस कितनी होनी चाहिए उस एरिया में, किस एरिया में कितनी ब्रांचेस होनी चाहिए, ये स्टेट डिसाइड करेगा, और जो भी बैंकिंग के फंक्शंस है वो RBI परफॉर्म करेगा। So guys, here we ends our lecture. In next video we will discuss about the नरसिम्हन कमेटी रिपोर्ट जो कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स पे आई थी। नेक्स्ट हम देखेंगे NBFCs क्या है, और देखेंगे NPA क्या होता है बैंक का। तो if you guys love this video then kindly like, share and subscribe our channel.